प्रिय दर्शकों, एक चोर ने बताया कि इन 3 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, यह सिर्फ अपना होने का नाटक करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत ही अच्छा आदमी था और ठीक ठाक पैसे वाला भी था। उनका कारोबार भी अच्छे से चल रहा था। कुछ समय बाद उस सेठ के घर में एक लड़का पैदा होता है। वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो सेठ उसे अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाता था। लेकिन सेठ का बेटा कभी किसी काम पर ध्यान नहीं देता था। उस सेठ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा। बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। एक व्यक्ति के काम करने से 4 लोगों को और काम मिल जाता है। सेठ का लड़का बड़ा ढीठ था। सेठ की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, पर सेठ कर भी क्या सकता था। आखिर बेटा जो था, अब सेठ ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह करवा दिया। विवाह हो जाने के बाद भी सेठ का लड़का कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे उस लड़के को छोटी मोटी चोरी करने की आदत लग गई। वह अपने साथियों के साथ जाता था और चोरी करता था। अब सेठ तो बूढ़ा हो चला था और उसका लड़का तो अभी जवान हुआ था। सेठ ने उससे कहा कि बेटा, अब मुझसे काम ठीक से नहीं होता है, तुम अपनी दुकान संभालो। परंतु सेठ का लड़का एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। छोटी मोटी चोरियां करने से अब उसका मन चोरी में लगने लगा था। चोरी का तो उसे चस्का सा लग गया था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी छोटी चोरियां तो मैंने बहुत कर ली, आज मैं चलकर कहीं से ठीक ठाक बड़ी चोरी करके लाऊंगा और फिर मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। यह सोचकर सेठ का बेटा चोरी करने के लिए चल देता है। चलते चलते वह शहर के एक राजा के महल के सामने से होकर गुजरता है तो उसने देखा कि राजा का महल 7 मंजिल ऊंचा बना हुआ था और उसकी 7वीं मंजिल पर 7 सोने के कलश लटक रहे थे। जब सेठ के लड़के ने ये सब देखा तो उसने उन्हें ही चुराने का निश्चय किया, परंतु वह विचार करने लगा कि इन कलशों को उतारा कैसे जाए। यह तो 7 मंजिल ऊपर हैं और राजा के महल पर कड़ा पहरा भी रहता है। मुख्य द्वार से तो प्रवेश मिल ही नहीं सकता। अब वह महल के चारों तरफ घूमकर देखने लगा कि कहीं महल के ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल जाए और मैं यह 7 सोने के कलश उतार कर ले आऊं। महल के चारों ओर घूमकर देखा तो उसने देखा कि राजा के महल का जो पिछला भाग है वह घने जंगल से ढका हुआ है। वहाँ पर सैनिक बहुत कम आते जाते थे, परंतु उसकी की ऊंचाई बहुत थी, क्योंकि पीछे से 7 मंजिल तक ऊंची दीवार थी और चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। उस पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वह पत्थरों से निर्मित किला था, विशाल दीवारें थी। प्रिय दर्शकों, जो चोर था वो बहुत तेज दिमाग का था। अब तो उस चोर यानी सेठ के लड़के ने विचार किया और किसी लोहार के पास जा पहुंचा। लोहार से बोला, भैया मुझे आप 50 कीले बनाकर दे दीजिए। लोहार ने बड़ी बड़ी 50 कीले बनाकर दे दी। वो लड़का उन किलों के साथ एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर चल देता है। इधर जब रात्रि होती है तो वह लड़का एक थैली में उन किलों और हथौड़े को रखकर राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वहां पहुंच जाता है और राजा के महल के पीछे जाकर उसने किलों को दीवार में लगाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे दीवार पर कील ठोकता गया, क्योंकि पत्थरों से निर्मित किला था, उसमें दरारें थी। उन दरारों में किलों को हथौड़े से ठोकता गया और ऊपर चढ़ता गया। इस प्रकार वह 7 मंजिल पर चढ़कर उन कलश को उतार लेता है। कलश को डोट उतारने के बाद वो उन्हें अपनी कमर से बांधता है और जिन कीलों से चढ़कर वह ऊपर गया था उन्हीं किलों से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, ऊपर के किलों को हथौड़े से उखाड़कर अपने थैले में रखता गया। धीरे धीरे वह किलों को निकालता हुआ तकरीबन 2 घंटे में नीचे उतर आता है। इस प्रकार वो लड़का उन 7 कलश को लेकर अपने घर आ जाता है।
दर्शकों, इधर जब सुबह हुई तो राजा के कर्मचारियों ने देखा कि महल पर कलश ही नहीं थे। उन्होंने यह खबर राजा को दी कि महाराज, आपके महल में चोरी हो गई है। राजा कहने लगा कि चोरी कैसे हो सकती है, द्वार पर कौन था? जवाब दिया, महाराज पता नहीं। जब राजा ने द्वारपालों से आकर पूछा और कहा कि आप कहाँ गए थे, महल में से सोने के कलश जा चुके हैं, तो द्वारपाल कहने लगे, महाराज, हम पूरी रात्रि जागकर पहरा देते रहे, परंतु हम इसके बाद में कुछ नहीं जानते हैं। ना जाने कौन कहां से आपके कलश की चोरी करके ले गया। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी महल के अंदर चोर कैसे घुस गया? क्या कोई आकाश मार्ग से चोरी करके ले गया? राजा अपने सैनिकों से कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, उसी स्थान पर 7 कलश और टांग दो, वो चोर फिर आएगा और इस बार तुम सबको पहले से सतर्क रहना होगा। उस चोर को किसी भी तरह हमें पकड़ना होगा। इस प्रकार राजा ने उस स्थान पर 7 कलश फिर से रखवा दिए। दर्शकों, दूसरी तरफ सेठ का चोर बेटा मन में विचार करने लगा कि चलो 7 कलश तो मेरे पास आ ही गए हैं, यदि राजा ने कलश फिर रखवा दिए हूँ तो मैं किसी दिन उन्हें भी उतार लाऊंगा। प्रिय दर्शकों, एक दिन वह चोर घूमने के लिए जाता है और देखता है कि 7 कलश राजा ने फिर से टांग दिए थे। अब तो वह लड़का मन में विचार करने लगा कि आज रात्रि को इन्हें भी उतार कर ले जाऊंगा। वह लड़का बड़ा ही शातिर हो गया था। कलश उतारने का तरीका तो उसे मालूम था ही। उसी रात्रि वह चोर कीलें और हथौड़ा लेकर राजा के महल के पीछे पहुंच जाता है। पहले की तरह वह फिर से उन किलों को ठोकता हुआ महल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर से उन 7 कलश को उतारकर इस तरह नीचे आ जाता है और फिर अपने घर लाकर रख देता है। इधर सुबह होते ही सैनिकों ने देखा तो कलश नहीं मिले। इस पर सैनिकों ने राजा से कहा, हे महाराज, आज फिर से कलश चोरी हो गए हैं। राजा कहने लगा, इतना सख्त पहरा होते हुए भी मेरे महल से कलश चोरी हो जाना बड़े शर्म की बात है। तुम सब रात भर क्या करते रहते हो? पहरेदार कहने लगे, महाराज, हम लोगों का कोई दोष नहीं है। हम पूरी रात्रि बाहर बड़ी ही ईमानदारी से जागकर पहरा देते हैं और ना जाने कहां से चोर आकर कलश की चोरी करके ले जाता है। राजा इस बात से बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, हमें इस चोर को पकड़ना होगा और उसे कठोर से कठोर सजा देनी होगी। यही सोचकर राजा ने फिर से उस स्थान पर कलश रखवा दिए और इस बार राजा ने सख्त लहजे में अपने सैनिकों से कहा, इस बार पहरेदारी में जरा सी भी चुप नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इस बार चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। दर्शकों, अब तो समस्त सैनिक बड़े सावधान हो जाते हैं। दरवाजे पर सख्त पहरा लगाया जाता है और जब यह बात उस लड़के ने सुनी कि महाराज ने 7 कलश दोबारा से टांग दिए हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ का चोर लड़का मन में विचार करने लगा कि 14 कलश तो हो चुके हैं और 7 कलश को मैं आज भी लेकर आऊंगा। जैसे ही रात के तकरीबन 12 बजते हैं तो वह सेठ का चोर लड़का घर से बाहर निकलता है। जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसके सेठ पिताजी देख रहे थे। वह मन में विचार कर रहे थे कि यह लड़का इतनी रात में कहाँ जाता है, मुझको देखना चाहिए। अब तो सेठ अपने लड़के का पीछा करते हैं। वो लड़का आगे चला जाता है और सेठ पीछे पीछे उसको देखते हुए जाते हैं कि देखें रात में यह कहाँ जाएगा। दर्शकों, वह लड़का राजा के महल के पीछे जाकर दीवार में कीलें ठोकने लगता है। उस लड़के के पिता छुपकर वहीं यह सब देख रहे थे। वह लड़का उन किलों को ठोकता जाता है और ऊपर चढ़ता जाता है। उन किलों के सहारे धीरे धीरे वह 7वीं मंजिल पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उन 7 कलश को उतारकर अपनी कमर से बांधता है और नीचे को चल देता है। दर्शकों, उधर वह सेठ सोच रहा था कि मेरा लड़का इतनी बड़ी चोरी कर रहा है, यदि राजा को पता चला तो इसे अवश्य ही फांसी की सजा मिलेगी। इसीलिए मुझे इसके पीछे चलना चाहिए और इसे समझाना चाहिए। यह सोचकर सेठ भी उन किलों के सहारे
जो दीवार में घड़ी हुई थी उनसे ऊपर चढ़ने लगता है, परंतु वह सेठ बूढ़ा था इसलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ पाया और उस दीवार के बीच वाले भाग में एक छज्जा बना था। वो सेठ उस छज्जे में बैठ जाता है और सोचने लगा कि पहले इसे यहाँ तक उतरकर आने देता हूँ, तब इसे समझाऊंगा। प्रिय दर्शकों, सेठ का लड़का उन कलश को लेकर नीचे उतरा और बीच ऊंचाई पर उसने अपने पिताजी को बैठे देखा तो पूछने लगा कि पिताजी आप यहाँ क्यों आए हो? तो वह सेठ कहने लगा, अरे मूर्ख, यदि राजा को पता चल गया तो तुझे फांसी हो जाएगी, तू यह क्या कर रहा है? वह लड़का अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी आप नीचे उतारिए, नहीं तो अवश्य पता चल जाएगा। अब तक तो पता नहीं चला है। चोर ने अपने पिताजी से कहा कि चुपचाप नीचे उतारिए। लेकिन मित्रों, सेठ वहां तक चढ़ तो गया था मगर उतरना उसके बस से बाहर था। बहुत प्रयास करने के बाद भी सेठ नीचे नहीं उतर पाया। अब चोर ने विचार किया कि अगर मेरे पिताजी यहीं रह गए तो मैं अपने पिता के कारण जरूर पकड़ा जाऊंगा और सुबह जब मैं पकड़ा गया तो राजा मुझे जरूर फांसी पर चढ़ा देगा। इसलिए उसने अपने झोले में से एक खंजर निकाला और अपने पिता के सिर को काटकर उस सिर को झोले में रखकर नीचे आ जाता है। उस सेठ का कटा हुआ शरीर उस छज्जे पर पड़ा रहता है और वो लड़का उन सोने के कलश को लेकर अपने घर आ जाता है। इधर सुबह जब राजा के पहरेदारों ने देखा कि रात में राजा के कलश चोरी हो चुके हैं, जैसे ही पहरेदारों ने राजा को बताया तो राजा कहने लगा कि ऐसा कौन सा चोर है जो 3 बार हमारे महल के ऊपर से कलश को उतार कर ले जाता है मगर हमारी पकड़ में नहीं आता है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि चोर आता कहाँ से है? महल के चारों तरफ घूम कर देखो, जरूर कहीं कोई ना कोई निशान होगा। राजा के सैनिक जब घूमते हुए महल के पीछे आए तो उन्होंने देखा कि किले के मध्य में छज्जे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सैनिकों ने वहां चढ़कर देखा तो वहां एक आदमी की कटे हुए सिर की लाश पड़ी थी। राजा के सिपाहियों ने उसे नीचे उतारा और राजा से कहा, महाराज यह व्यक्ति पता नहीं कौन है, क्योंकि इसका सिर कोई काट कर ले गया है। जरूर इसका संबंध उस चोर से होगा। दीवार पर बने किलों के निशाने को देखकर राजा समझ गए कि चोर दीवार में किले ठोक कर ऊपर जाता है और इसी रास्ते से कलश चोरी करके ले जाता है। अब राजा ने आदेश दिया कि हमारे गुप्तचर को बुलाया जाए और पूरे नगर में गुप्तचर को फैला दो। जिस घर में कोई रोता मिल जाए उसे ही पकड़ लाना, क्योंकि उस व्यक्ति के घर वाले रोते जरूर होंगे। इस प्रकार राजा के गुप्तचर पूरे शहर में फैल जाते हैं, मगर वह सेठ का चोर लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपने पिता का सिर उस थैली में रखा रहने दिया। अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर वह बताता तो घर में रोना धोना होता और वह पकड़ा जाता। इधर गुप्तचरों ने पूरे शहर का कोना कोना छान मारा मगर कहीं उन्हें कोई रोता हुआ नजर नहीं आया। तब राजा ने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, अगर शहर में कोई रो नहीं रहा है तो आप लोग इस मृत शरीर को एक रथ पर रखकर पूरे शहर में घुमाओ। जब इसको कोई देखेगा तो हो सकता है कि कोई इसे इसका अपना देखकर रोने लगे। यह आदमी जिस घर का सदस्य होगा उसके घर वाले जब इसे देखेंगे तो रोने लगेंगे। जैसे ही वह रोने लगे तो उसी समय उन्हें पकड़ लेना, उन्हें चोर का पता जरूर होगा। दर्शकों, राजा ने संपूर्ण शहर में जुलूस निकलवाना आरंभ कर दिया। अब देखिए, इधर वह चोर मन में विचार करने लगा कि मैंने मेरे पिता को अपने हाथों से मारा है, उनकी गर्दन को काट लाया हूँ तो मुझे रोना जरूर चाहिए। अब वह सेठ का लड़का बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहनता है और फटी टूटी चप्पल पहनकर एक फलों का ठेला लेकर एक चौराहे पर फल बेचने लगता है। अब उसके पिता मरे थे इसलिए उसे रोना आ रहा था। सोचने लगा कैसे रोऊं, अगर मैं रोया तो राजा के सैनिक पकड़ लेंगे। दोस्तों, जैसे ही वह जुलूस जिसमें उस चोर के पिताजी का शव रखा हुआ था उसी चौराहे पर आता है तो राजा के सिपाहियों ने उस चोर से कहा कि यह फलों का ठेला पीछे हटाओ।
सिपाही जैसे ही उस ठेले को पीछे हटाने लगे तो चोर ने जानबूझकर उस ठेले को पलट दिया। उस चौराहे पर उसके सारे फल इधर उधर फैल गए। उस समय वह चोर जोर जोर से रोने लगा। चोर अपने पिता को देखकर रो रहा था, लेकिन राजा के सैनिक समझ रहे थे कि इसके फल फैल गए हैं, इसलिए यह रो रहा है। अब महाराज को पता चला तो राजा बोला, ये क्या कर दिया आपने? अपने सैनिकों से राजा कहने लगा कि तुमने गरीब के फल गिरा दिए। अब तो राजा स्वयं आता है और उससे कहता है कि देखो भाई, मुझे पता नहीं था कि हमारे सैनिकों की वजह से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। यह लो पैसे और बाजार से दूसरे फल खरीद लो। राजा ने उसके फलों से दुगनी कीमत देकर उसे समझाने का प्रयास किया, मगर चोर जो था वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा उसे बहुत समझा रहा था और उसे चुप रहने के लिए कह रहा था, मगर चोर अपने पिता को देखकर जी भर के रोए जा रहा था। तब राजा ने उसके फलों की 10 गुना कीमत देकर उसे चुप कराया। इस प्रकार चोर तो अपने घर चला जाता है। राजा के सैनिकों ने उस सेठ का शरीर पूरे शहर में घुमाया, मगर उसे देखकर कोई रोने नहीं आया। राजा सोचने लगा कि जरूर कोई पत्थर दिल ही होगा। जब उस युक्ति से भी काम नहीं चला तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस शव को जला दो। जब इस शव को जलाया जाएगा तो जिसके पास इसका सिर होगा वह सिर को चिता में डालने के लिए जरूर आएगा, तभी उसे पकड़ लेना। इस प्रकार राजा ने अपने 4-5 सैनिकों को शमशान घाट पर खड़ा कर दिया कि देखो, कोई भी व्यक्ति आए तो उसे आप पकड़ लेना। कोई भी शमशान घाट में प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि उसका संस्कार ना हो जाए। प्रिय दर्शकों, सेठ का लड़का मन में विचार करने लगा कि मेरे पिता के शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है और मुझे यह कटा हुआ सिर उसमें सम्मिलित करना है। वह लड़का बहुत चालाक था। उसने एक अघोरी साधु का भेष बनाया और पूरे शरीर पर भस्म लगाकर बड़ी बड़ी नकली दाढ़ी लगा ली, हाथ में त्रिशूल और खोपड़ी ले ली और एक झोल में अपने पिता का सिर रख लिया और हाथ में भांग की एक चिलम पकड़कर स्मशान घाट पर जा पहुंचा। शमशान घाट के मुख्य द्वार पर राजा के सिपाही लगे हुए थे। वह अघोरी साधु सैनिकों से कहने लगा, हे राजा के सिपाहियों, यह जो मेरे हाथ में चिलम देख रहे हो, यह चिलम में 14 दिन से नहीं पी पा रहा हूँ। मेरा एक नियम है, मैं अपनी चिलम को किसी मुर्दे की चिता से ही भरकर पीता हूँ, क्योंकि मैं एक अघोरी साधु हूँ। दोस्तों, यह बात जब सैनिकों ने सुनी तो एक सैनिक बोला, बाबा ठीक है, चिता जल रही है, आप अपनी चिलम भरो और यहाँ से निकल लो। राजा के सिपाहियों ने उस अघोरी को चिता के पास जाने की अनुमति दे दी। वह चोर अपने पिता की चिता के पास पहुँच जाता है और अपने पिता के सिर को चिता में डाल देता है। चिलम भरना तो उसका एक बहाना था। सेठ के सिर को चिता में डालकर अलख निरंजन करता हुआ वह शमशान घाट से चला गया। प्रिय दर्शकों, सुबह तक राजा के चारों सैनिक स्मशान पर पहरा देते रहे, मगर वहाँ कोई नहीं आया। इधर सुबह जब राजा के मंत्री स्मशान जाकर सिपाहियों से पूछते हैं कि क्या कोई चिता में कटा हुआ सिर डालने के लिए आया था। सिपाहियों ने कहा, महाराज कोई नहीं आया। तो राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, चीता की राख ले लो और इसे गंगा में विसर्जित कर देना। सिपाहियों ने जब उस चीता की राख को इकट्ठा किया तो उन्होंने देखा कि उस राख में उस व्यक्ति के दांत मिले। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, अरे मूर्खों, जब इस राख में दांत मिल गए तो जरूर इस चिता में किसी ने उसका कटा सिर भी डाला होगा। जब वह चोर आया था तो तुम सब कहाँ गए थे? राजा के सिपाही बोले, महाराज हम तो कहीं नहीं गए थे और न कोई आया है। हाँ, एक अघोरी महात्मा जरूर आया था और वह कह रहा था कि मैंने 15 दिन से चिलम नहीं पी है। वह अपनी चिलम चीता की अग्नि से भरता था तो हमने उसे चिलम जलाने की आज्ञा दी थी। हो ना हो वह अघोरी ही चोर होगा। यह सुनकर राजा बहुत हताश हो जाता है कि अब हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे। दोस्तों, राजा सेठ का संस्कार करने के बाद अपने घर आ जाता है और मन में विचार करता है कि चोर को पकड़ना तो अब हमारी शान की लड़ाई बन गई है। यदि चोर हाथ नहीं आया तो वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है।
राजा ने चोर को पकड़ने की एक और युक्ति सूझी। राजा ने एक ऊंट तैयार करवाया और वो ऊंट सोने चांदी से भरवा दिया। राजा ने सोचा कि हम इस ऊंट को नगर में छोड़ देते हैं और इसकी निगरानी के लिए हम अपने कुछ सैनिकों को इसके आगे पीछे लगा देते हैं। वह चोर इस ऊंट को पकड़ने के लिए जरूर आएगा और जो कोई इस ऊंट को पकड़ने की कोशिश करेगा, सिपाही उसे पकड़ लेंगे। प्रिय दर्शकों, पूरे शहर में ऊंट घूमता हुआ जा रहा था। उधर उस चोर को सूचना मिल जाती है कि राजा ने सोने चांदी से भरकर एक ऊंट छोड़ा है। चोर एकदम उस ऊंट को पकड़ने के लिए सावधान होकर बैठ जाता है। उधर राजा के सिपाही उस ऊंट से काफी दूर चल रहे थे। वह ऊंट नगर में घूमता हुआ 2-4 दिन बाद जब उस गली में पहुंचता है जिस गली में उस चोर का मकान था। इधर सैनिक सोचने लगे कि यह तो राजा की बस्ती है, यहाँ तो चोरी का कोई काम नहीं होगा। तो सिपाहियों ने भी उस ऊंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर ऊंट जब उस चोर के घर के सामने आया तो वो चोर ऊंट को रस्सी से पकड़कर अपने घर के अंदर ले गया। घर के अंदर ले जाकर उसने तलवार से ऊंट की गर्दन काट दी और उसे कुएं में डाल दिया। ऊपर से उसने मार्बल से बने हुए पत्थर से उस कुएं को ढक दिया ताकि उसके अंदर से बदबू न आए। दोस्तों, कुछ समय बाद सैनिकों ने देखा आगे वाले सैनिक सोच रहे थे कि ऊंट पीछे होगा और पीछे वाले सैनिक सोच रहे थे कि ऊंट आगे होगा। परंतु जब कुछ समय बाद सैनिकों ने देखा कि उनके ऊंट का तो कोई अता पता नहीं है तो सभी घबराने लगे। वह सभी मिलकर उस ऊंट को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद भी ऊंट का पता नहीं चला। राजा ने उन सैनिकों से कहा, अरे मूर्खों, मैंने तुम्हें ऊंट के पीछे इसलिए तो भेजा था कि तुम उस चोर को पकड़ सको, परंतु तुमने मेरा ऊंट भी गायब करवा दिया। सैनिक कहने लगे, महाराज, ना जाने वो ऊंट इस चौराहे से कहाँ गुम हो गया। यह बस्ती तो सेठ लोगों की है और सेठ लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर भी राजा ने अपनी संतुष्टि के लिए सभी घरों की तलाशी करवाई, लेकिन वह सेठ का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपने घर का फर्श मार्बल जैसा बना रखा था। इसलिए राजा के सिपाही आए और चले गए। साथ ही सोचने लगे कि यह तो सेठों के घर है, इनमें चोरी का मतलब ही नहीं है। राजा का जब ऊंट गायब हो जाता है तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि आखिर उस चोर को कैसे पकड़ा जाएगा। यह चोर बड़ा शातिर है, हमारे कलश को भी ले गया। पहचान ना हो इसलिए अपने साथ ही चोर का सिर भी काट कर ले गया और उस सिर को चिता में भी शामिल कर गया और आज हमारा ऊंट भी गायब कर दिया है। अब राजा ने हारकर 3 दासियां बुलाई और उनसे पूछा कि तुम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। एक दूती बोली, महाराज, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं आपके ऊंट का पता लगा सकती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुमने ऊंट का पता लगा लिया तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे और उसके साथ साथ तुम्हें उस चोर का भी पता लगाना होगा। दर्शकों, अब तो वह दूती राजा के ऊंट का पता लगाने के लिए चल देती है। थैली में कुछ बर्तन लेकर नगर में मांगने का काम करने लगती है। एक बड़ा सा डंडा हाथ में लिया और एक हाथ में कटोरा लेकर शहर में भीख मांगते मांगते 2-3 दिन में वह उस सेठ के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर पूछती है कि अगर तुम्हारे पास ऊंट का कान हो तो मुझे दे दीजिए। मेरे पति बहुत बीमार है और उन्हें ऊंट के कान की सख्त जरूरत है। यदि ऊंट का कान मिल जाए तो वह बच सकते हैं। दर्शकों, वह चोर उस समय स्नान करने गया था। उसकी पत्नी घर पर थी। द्वार पर एक स्त्री को दुखी देखकर सेठानी उसे अपने घर के अंदर बुलाकर ले गई। उसने सोचा कोई दुखियारी है, पहले तो उसे रोटी खिलाई और उसके बाद वह अपने कुएं के अंदर से ऊंट का एक कान काट लाई और लाकर उसे दे दिया। सोचा कि यह ऊंट तो वैसे भी कुएं में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, अगर इससे किसी का भला हो रहा है तो कर देना चाहिए। मगर उसे कहाँ मालूम था कि वह राजा की गुप्तचर है। ऊंट का कान लेकर वह दूती वहाँ से चल देती है। वह समझ गई थी कि यह चोर का घर है। वह उस चोर के घर से निकली ही थी। उसी समय वह चोर भी स्नान करके लौट आता है।
जब उसने दरवाजे से उस विचित्र मांगना वाली स्त्री को निकलते हुए देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई खतरा है, इसे मुझे रोकना होगा। यही सोचकर सेठ का लड़का जल्दी से उसके पास आता है और उस मांगने वाली से कहने लगा कि तुम कौन हो? तो वह कहने लगी, भाई मैं तो रोटी मांगने वाली हूँ और मैं तो रोटी लेने आई हूँ। चोर कहने लगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छा भोजन दिलवाऊंगा। इतना कहकर वह उसे खींचता हुआ घर के अंदर ले जाता है और आकर अपनी पत्नी से पूछने लगा, तुमने यह क्या किया? सेठानी कहने लगी, क्यों, क्या बात हो गई? यह तो ऊंट का कान मांग रही थी। इसके पति बहुत बीमार है, मैंने इसे ऊंट का कान दे दिया है। सेठ का लड़का कहने लगा, ठीक है, तू नहीं जानती यह कौन है, यह राजा की दूती है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं मौके पर आ गया, नहीं तो आज मुझे फांसी की सजा हो जाती। यह कहकर सेठ के लड़के ने उस दूती को उस कुएं के अंदर डाल दिया और ऊपर से मार्बल वाले पत्थर से ढक दिया। भोजन पानी उस कुएं में पहुंचा दिया करता था। इस प्रकार से उस राजा की गुप्तचर को चोर के यहाँ कुएं में बंद पड़े कई दिन बीत जाते हैं। जब कई दिन बीत गए तो राजा को खबर मिली कि राजा की वह गुप्तचर गायब हो गई है। ना जाने दूती कहाँ गायब हो गई। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। राजा ने अपने सैनिकों से उस गुप्तचर को ढूंढने की खोज करवाई, लेकिन उस गुप्तचर का कोई पता नहीं चला। यह देखकर राजा बड़ा निराश हुआ और मन में सोचने लगा कि वह चोर कैसा है जिसने मुझे परास्त कर दिया है। हम कुछ भी करें वह हमारे हाथ नहीं आता है। तब राजा ने हारकर यह घोषणा कर दी कि जो चोर हो वह मेरे दरबार में आकर चोरी स्वीकार कर ले और चोरी की वस्तुएं बरामद कर दी तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। अब जब आधे राज्य का नाम सुना तो बड़े बड़े नामी चोर राजा के दरबार में आने लगे। वह महाराज से कहने लगे, महाराज आपकी चोरी हमने की है। राजा उनसे पूछता था कि बताओ तुमने यदि चोरी की है तो चोरी किस किस चीज की हुई है। जब यह बात पूछी जाती थी तो वह चोर बता ही नहीं पाते थे। कोई किसी वस्तु की चोरी बताता था तो कोई कलश चोरी बताता था, क्योंकि वह बात सबने सुन रखी थी। तो राजा उन सबको बंदी बनाकर जेल में डलवा देता था। एक दिन वह सेठ का लड़का जो असली चोर था उसने सोचा कि मुझे राजा के पास चलकर बता देना चाहिए, इसके बदले में मुझे आधा राज्य मिल जाएगा। तब उसने बिल्कुल साधारण वेशभूषा बनाई और राजा के दरबार में पहुंच जाता है और कहने लगा, महाराज मैं ही असली चोर हूँ, मैंने ही आपकी चोरी की है। प्रिय दर्शकों, सादी वेशभूषा वाले सेठ के लड़के की बात सुनकर राजा को उस पर विश्वास नहीं होता है कि इसने वह चोरी की होगी। राजा कहने लगा, सेठ क्या पागल हो गया है? आधे राज्य के चक्कर में अपने आप को चोर क्यों बता रहा है? क्या जेल में सड़ना चाहते हो? तुम चोर नहीं हो सकते। इस तरह से डांट फटकार कर राजा ने उसे अपने दरबार से भगा दिया। दूसरे दिन भी वह सेठ का लड़का राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज मानो या ना मानो चोरी तो मैंने ही की है। राजा कहने लगे, तुम राज्य के लोग में झूठ बोल रहे हो, क्यों जेल जाना चाहते हो? हमारा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से भाग जाओ। तभी राजा के मंत्री उसे वहाँ से भगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरे दिन वह फिर दरबार में आता है। राजा के मंत्री कहने लगे, महाराज यह व्यक्ति 3 दिन से लगातार आ रहा है, इसे एक बार पूछो तो सही, यह किस तरह का चोर है? राजा ने कहा, ठीक है। राजा कहने लगा, बताओ तुम कैसे चोर हो? तब वह चोर बताता है, महाराज मैंने आपके कलश की चोरी की है, आपके ऊंट की चोरी की है, आपको जो कटे हुए सिर का आदमी मिला था वह मेरे ही पिताजी थे। महाराज आपने यह सोचा था कि कोई शहर में इस शव को देखकर रोएगा, तो महाराज मैं अपने पिता को देखकर रोया भी था, लेकिन आप और आपके सिपाही समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं उस समय चौराहे पर फल बेच रहा था। वह ठेला आपके सिपाहियों ने नहीं, मैंने स्वयं पलटा था। आपने आकर उल्टा मुझे चुप कराया था और मेरे फलों की 10 गुना कीमत भी मुझे दी थी।
प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा हैरान रह जाता है कि इतना शातिर चोर आज तक मैंने नहीं देखा। उसके बाद वो रोकर कहता है, हे महाराज, दूसरी बात ध्यान से सुनो। आपके सैनिकों ने और आपने यह सोचा था कि वह चोर सिर को चिता में डालने के लिए जरूर आएगा। तो महाराज, अघोरी का रूप धारण करके मैं अपने पिता के सिर को उस चिता में डालकर भी आया था। ऊंट का पता लगाने के लिए आपने एक दूतिया भेजी थी, वो दूती मेरे ही घर में कुएं में बंद है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार चोर ने अपनी पूरी बात बता दी। इसके साथ साथ चोर ने यह भी बताया कि महाराज, अक्सर लोग छल कपट करने के लिए इन 6 चीजों का सहारा लेते हैं। नंबर 1 वाणी, नंबर 2 वेशभूषा, नंबर 3 औषधि, नंबर 4 मंत्र, नंबर 5 विश्वास, नंबर 6 देश और समय काल का ज्ञान। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कहते हैं, इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, यह सिर्फ अपना होने का ढोंग करते हैं। नंबर 1 पाखंडी, नंबर 2 कामी और लालची, नंबर 3 वेश्याएं और चाटुकार। इन लोगों का अपनापन मात्र दिखावा होता है। जैसे रेगिस्तान में दूर से देखने पर रेत ही पानी की तरह दिखाई देती है। राजा और राजा के सिपाहियों ने जाकर जब उस चोर के घर में देखा तो उसके घर में 3 कुएं थे। एक कुएं में वह ऊंट पड़ा था, दूसरे में 21 कलश पड़े थे और तीसरे कुएं में वह दूती बैठी थी। राजा ने फौरन सबको बाहर निकलवाया। चोर की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा बड़ा प्रभावित होता है। राजा ने चोर की पीठ थपथपाई और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ। सेठ का लड़का कहने लगा, हे महाराज, हम सेठ हैं, हम राज्य नहीं चला सकते, हमें तो आपके दरबार में एक छोटा सा पद चाहिए। दर्शकों, इस प्रकार उस सेठ की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर राजा ने अपने दरबार में उसे अपने मंत्री का पद दे दिया। उस दिन के बाद उसने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। वह सेठ का लड़का उसी दिन से राजा के दरबार में उच्च पद प्राप्त करके अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत करने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।